तो ये दुनिया में एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। 13 जून को शुरू हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। अब तक इस युद्ध ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 24 लोगों की मौत, 804 से ज्यादा घायल, हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है। वहीं आज इजरायली वायुसेना ने तेहरान के लबीजान इलाके में हवाई हमले किए हैं। इसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का गुप्त ठिकाना भी माना जाता है। इजराइल ने यह हमला खामनेई के बयान देने के तुरंत बाद किया है। उधर खामनेई ने भी ऐलान कर दिया है कि न तो वो झुकने वाले हैं और न ही पीछे हटने वाले हैं। खामनेई ने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष में दखल देता है तो उसे जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उधर ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हम ठीक से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है। हम नहीं चाहते हैं कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है। ईरान के आसमान पर अब हमारा पूरा और संपूर्ण नियंत्रण है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने अयातुल्लाह अली खामनेई को सीधी धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि उनका अंजाम भी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा होगा। यानी क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहे हैं? क्या खामनेई के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है? क्या अब अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर से उतरने वाला है? करेंगे इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच जंग छठे दिन में पहुंच चुका है और ये समय के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। ईरान की ओर से बुधवार को इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। इजराइल के तेल अवीव में आसमान से रात भर मिसाइलें गिरती रहीं। ऐलान जंग के बाद ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइल से वार किया। हालांकि आयरन डोम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। इस हमले में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। वहीं इजराइल ने भी ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इजराइल ने तेहरान में भारी बमबारी की है, जिसमें 585 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने कहा कि उसका तेहरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण है और वो लगातार ईरानी राजधानी पर हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी देते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है और उसके F-16, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह से अगर ईरान ने अमेरिकी सेना या नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। उन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि खामेनेई कहां मौजूद है। उधर ट्रंप की धमकियों का जिक्र करते हुए खामेनेई ने कहा कि ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, न ही थोपी गई शांति या युद्ध को स्वीकार करेगा। आगे खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि अगर अमेरिकी सेना ने किसी तरह का हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। यानी साफ है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। ट्रंप के तेवर के बाद ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। वहीं भारत की भी हालात पर पैनी नजर है। जहां इसे लेकर मोदी ने ट्रंप के साथ बात की है, तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच छिड़े संघर्ष के बीच बड़ी संख्या में वहां फंसे भारतीय नागरिक, खासकर छात्रों को लाने की भी कवायद जारी है। भारत ने संकटपूर्ण स्थिति के बीच ईरान से 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल दिया है, जिसमें अधिकांश कश्मीरी छात्र हैं। इस स्पेशल विमान के देर रात दिल्ली पहुंचने की संभावना है। ये छात्र आर्मेनिया से दोहा होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, ये एक ऐसा मौका है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। चल क्या रहा है, थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिनका युद्ध से बहुत सीधा सरोकार नहीं होता, वो बड़े इमोशनल भी होते हैं, इसकी तरफ उसकी तरफ होते हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका सबके लिए कुछ ना कुछ बुरा लेकर आती है। खैर, इसके तमाम पहलुओं को समझेंगे। एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेजर जनरल राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रहेंगे। जनरल कोचर, आपका स्वागत है। मौलाना असलम रिजवी साहब ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, ईरान एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवी साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सचिन शर्मा मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, कई मौकों पर हमारी मदद करते रहे। सचिन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में शरद कोहली जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो रिजवी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ईरान की वर्तमान स्थिति बताएं। ईरान इस समय किस तरह से सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत है, ईरान का क्या स्टेक है और ईरान की क्या चुनौतियां आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। जहां तक ईरान की हालत के बारे में है, वो ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमले इज़राइल कर रहा है वो तेहरान पे कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर ईरान के जो शहर हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। जैसे साउथ में जो आबादियां हैं वो सेफ हैं। सिर्फ मशहद में 1 या 2 बार इनका प्लेन पहुंचा है। लेकिन ये जो जंग है ये नफ्सियाती जंग है, साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इज़राइल और अमेरिका की जानिब से, और पूरी दुनिया में जैसा कि हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को लेकर जो न्यूज़ बयान की जा रही है उससे ये बताने की अमेरिका और इज़राइल कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग डरे हुए हैं। जो सच्चाई है, मैं बगैर किसी तकल्लुफ़ के पूरे होशो हवास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ईरान में खौफ ज़रूर है, लेकिन वो खौफ जो दुनिया में वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए से दिखाया जा रहा है वो खौफ नहीं है। हर रोज़ तकरीबन ईरान के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अभी जैसे कल आप ले लीजिए, कल क़ुम में और तबरेज़ में और मशहद में, ऐसे 2-3 शहरों में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, और उसमें ये ऐलान किया जा रहा है गवर्नमेंट से, ईरान की सरकार से, जनता ये डिमांड कर रही है कि हम लोग आखिर तक मुकाबला करेंगे और जालिमों के सामने सर झुकाएंगे नहीं। शियों के एक बहुत बड़ी हस्ती के इमाम हुसैन कहते हैं, उनका वो एक सेंटेंस है जो आज ईरान में दरों-दीवार पर देखा जा रहा है, और उसका ट्रांसलेशन में जो अरबी में है, मैं उर्दू में या हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन मैं कर दूं, और वो ये है कि इमाम हुसैन ने फरमाया था 1400 साल पहले कि हम सर तो कटवा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। यही वो नारा है, यही वो स्लोगन है जो ईरान के दरो दीवार पे इस वक्त लिखा हुआ है, और वहाँ की जो जनता है वो खुले लफ्जों में ये ऐलान कर रही है कि देखिए, सरेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं है, हम डिफेंस नहीं बल्कि हम ऑफेंस के मोड में हमेशा रहेंगे, और हमारी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट जो है हमें हासिल है। मौलाना रिजवी, मैं आपसे ये थोड़ा डिफेंस ऑफेंस को भी समझूंगा, लेकिन जनरल कोचर हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल कोचर का सेना का इतना लंबा अनुभव रहा है। जनरल कोचर कई मौक़ों पर हमें कई जानकारियां देते रहे हैं। जनरल कोचर, अभी जो चल रहा है इसको एक साइकोलॉजिकल वॉर, जैसा मौलाना रिजवी बता रहे हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय किसी तरीके की पकड़ मजबूत करने जैसी लड़ाई, या तीसरा सद्दाम हुसैन जैसा ही खामनेई का अंजाम होगा जैसी बातों को कहना, ये क्या बता रहा है? एग्जैक्टली चल क्या रहा है? किस तरह की लड़ाई है? देखिए, आप इसको सद्दाम हुसैन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ईरान और इराक में फ़र्क है, और परिस्थिति में फ़र्क है, सर्कमस्टांसेस में फ़र्क है, और जो एक स्ट्रक्चर है ईरान में, और जो लोगों का जो है ना, उसको अवाम का जो सोच है वो अलग है। अब मैं क्या देखता हूँ इस लड़ाई को, देखिए आज 5 दिन हो चुके हैं और काफ़ी तबाही हुई है ईरान में। जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं और जो हमारे पास विजुअल्स आते हैं वो हमको ये बताते हैं कि इज़राइल ने
मिलिट्री के टॉप लीडर्स को ख़त्म किया है। इजराइल ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, काफ़ी तादाद में 9-10 से 11 लोग। और जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ईरान में, जो पूरा इंटरनल सिचुएशन ईरान की मैनेज करती है। ईरान की फौज के दो हिस्से हैं, एक आपका रिपब्लिकन गार्ड है, एक फौज है जो एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखती है, और ये इंटरनल एज वेल एज खुमेनी की पूरी सिक्योरिटी को देखती है। तो इसका जो हेड को मारना कोई आसान काम नहीं था। इजराइल ने काफ़ी इसकी प्लानिंग की है, मोसाड ने इसको काफ़ी इसकी इंटेलिजेंस से, और ये लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो एक चीज़ ये। दूसरा, जो पूरा एयर डोमिनेंस है वो इजराइल ने हासिल किया है, और ये इजराइल अकेला नहीं हासिल कर सकता था, इसमें उसको यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प मिली है। क्योंकि जो भी आपकी सैटेलाइट्स है, जो भी आपका टेक्नोलॉजी है, वो इसको यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसा वाइड कवरेज है 360 डिग्रीज 24/7 के। आज ईरान की जो एयरफोर्स है वो हवा में उड़ भी नहीं सकती, इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है स्काइज के ऊपर जी। तीसरा, जिस टाइप की टारगेट सिलेक्शन है, आपने इसको देखा, न्यूक्लियर साइट्स को भी मारा है, इसको मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को भी मारा है, मिलिट्री साइट्स को भी मारा है। अब ईरान ने भी हमले किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये एक टोटली वन साइडेड है। ईरान की मिसाइल्स ने भी इसको इजराइल में नुकसान पहुंचा है, पर उस तरीके का नुकसान हमको देखने को नहीं मिलता इजराइल में। और काफ़ी हद तक जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। अब आने वाला जो इसका मकसद क्या था लड़ाई का, उसके बारे में हमको एक थोड़ा इस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। चलिए, मैं इसमें बाकी सभी लोगों को भी इसमें शामिल करता हूं। सचिन भाई भी मेरे साथ हैं और शरद कोहली जी, क्योंकि देखिए आज हम जानते हैं कि पूरी लड़ाई ताकत की है। ताकत की लड़ाई मतलब पैसे की लड़ाई। पैसे के बहुत सारे तरीके होते हैं, तेल भी होता है और भी तरीके होते हैं। शरद जी पहले भी उस पर अपने कमेंट रख चुके हैं, उनसे और बातचीत इस पर करेंगे कि ये किस तरह की लड़ाई है अगर हम इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिहाज से देखें तो। लेकिन सचिन भाई, अभी आपने सुना, जनरल कोचर ने अपनी बात रखी, मौलाना रिजवी ने अपनी बात रखी। एक बड़ी बात यह भी आ रही कि खामनेई का तख्ता पलट हो जाए, ये एक सबसे पहली बात आई थी। दूसरा, अमेरिका की तरफ से ये कहना कि खामनेई कहां पर हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता है। ये किस तरह की बातें हैं? यानी ईरान से ज्यादा टारगेट क्या खामनेई और उनकी अभी हुकूमत होना या उनका अभी राष्ट्र प्रमुख होना, ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए है? प्रवीण भाई नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इसका जो हमें समझने वाली बात ये है कि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात इंटेंट और दूसरी बात कैपेबिलिटी। और आज अमेरिका के पास, इजराइल के पास इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है। उनका सबसे जो लार्जर फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जितना जल्दी हो सके वो खेमेनेई को मार पाएँ और पूरे ईरान पे कंट्रोल सेटअप कर पाएँ। अब रही बात ये कि अमेरिका बोल रहा है कि हमको खेमेनेई की लोकेशन के बारे में पता है। ये सारी माइंड गेम्स होती हैं। देखिए, जब आप वॉर में जाते हैं तो आप चीज़ों को अनाउंस नहीं करते हैं। आपको अगर लोकेशंस का पता है, पोजीशंस का पता है, तो आप सीधा उन लोकेशंस पे अटैक करते हैं। इस टाइप से आप बयानबाजी नहीं करते हैं। तो ये अमेरिका की एक पुरानी जो प्रवृत्ति रही है कि एक वॉर गेम में जाना, एक माइंड गेम्स में जाना और कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करना। अब रही बात तख्ता पलटने की, देखिए ये बात तो बहुत ही ऑन पेपर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले 25 से 30 साल के अंदर ईरान ने अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल, उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, वो उस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और वो आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि टॉप 7-8 कंट्रीज़ में आते हैं जो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनके पास एक स्ट्रेंथ है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को, इजराइल को इस बात का इल्म है कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के लिए एक सिरदर्दी बन जाएगा। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के पास अपना एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पूरे 46, 47, 48 इस्लामी देश जो हैं, अगर वो मिलके भी चाहें
तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो इजराइल को मात नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है। तो मेरा इसमें यही सबमिशन है। जी, पहले भी एक बार ऐसा प्रयास हुआ है और इजराइल उसमें जीत ही हासिल करी थी और आज उस समय से ज़्यादा मजबूत इजराइल हो गया है। खैर इसको और समझेंगे, लेकिन शरद जी जैसा मैंने कहा और जनरल कोचर ने तो खैर कह दिया है कि इस पर थोड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है मकसद पर, लेकिन हम जानते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर और आजकल जो पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका को देखने को मिला स्ट्रैटेजिकली ईरान को ही काउंटर करने के लिए, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर था, ये भी तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है। चाह क्या रहा है अमेरिका, एग्जैक्टली क्या है दिमाग में? ये क्या इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई है और कंधा जो है वो इजराइल का है? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और मेरे सभी सह पैनलिस्ट और भारत एक्सप्रेस के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। बिल्कुल कंधा इजराइल का है, हम सब जानते हैं। हालांकि इजराइल का पड़ोसियों से संबंध, खासकर इस्लामिक देशों से संबंध कैसा रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है। और अमेरिका क्या चाहता है और अमेरिका इजराइल के क्या रिलेशन है, ये भी एक ओपन सीक्रेट है। तो अमेरिका परमाणु शक्ति से ईरान की, उनको लगता है कि ईरान परमाणु तरीके से सशक्त जब हो जाएगा तो उसके लिए खतरा बन जाएगा। इजराइल उसका इस बात पे समर्थन देता है। इजराइल को खुद भी खतरा नजर आता है कि उनका वजूद मिट सकता है, वगैरह वगैरह। वो सब जियोपॉलिटिक्स है। पर उसके अलावा ईरान के जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं, देख, उस पर भी नजर है। पर मैं ये मानता हूं डॉक्टर प्रवीण के कोई भी लड़ाई बिना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के नहीं लड़ी जा सकती। हमने पीछे इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पे बात करी थी, पाकिस्तान पे बात करी थी, रशिया यूक्रेन का युद्ध इतने सालों से चल रहा है। बिना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के, यानी कि आपकी जेब में पैसा होगा तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ईरान को यह देखना होगा कि उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इस समय कितनी है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जो हमारे साथ मौलाना हैं वो इस बात पे मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे मैं नहीं जानता, कि मेरी जानकारी के हिसाब से ईरान की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनका वहाँ का, मेरे कुछ जानकार पीछे वहाँ होके आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्रम्बल कर रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। जो जनता है उसको 9-10 करोड़ की आबादी है, उसको देखते हुए और जिस प्रकार के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी वजह से जिस तरीके से इतने बड़े देश को तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की नहीं हो रही है। दूसरी तरफ इजराइल है जिसकी 9वां हिस्सा पॉपुलेशन है। अगर ईरान की 9 करोड़ है तो उसका 9वां हिस्सा इजराइल की है। अच्छा, हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इतना बड़ा इजराइल, $340 बिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था है, जबकि इजराइल की करीब $500 बिलियन की है। और इजराइल तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। अगर हम एरिया की बात करें, आबादी की बात करें, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जांच लेनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई तभी तक सस्टेन हो सकती है अगर आपकी जेब में पैसा हो। एक तो लड़ाई लड़ी जाती है हथियारों से, रॉकेट से, मिसाइल से। यहाँ तो देश दूर दूर है तो मिसाइल रॉकेट से हो रही है, कोई ये तो है नहीं कि सेना उसमें घुसाई है पड़ोसी बॉर्डर से। बस डॉक्टर प्रवीण, मैं यही बात पूरी करना चाह रहा था कि आपको जेब की गहराई आपकी लड़ाई की सस्टेनेबिलिटी को डिसाइड करती है। मैं अभी इजराइल की तो बात नहीं कर रहा, इजराइल के पास स्ट्रेंथ है या नहीं है, अमेरिका उसके साथ है या नहीं है, वो तो है। पर मैं ईरान की बात कर रहा हूं कि ईरान ने क्या ये असेस कर लिया है। ईरान भरपूर जवाब दे रहा है और जब लड़ाई होती है तो देश को देना भी चाहिए। और रॉकेट, ये तो है नहीं मिसाइल $100 की आती हैं, बड़ी महंगी मिसाइल आती हैं। और इजराइल का जो आयरन डोम है उनकी ज्यादातर मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। कुछ मिसाइल जाके गिरती हैं, नुकसान जरूर हुआ है, पर उतना नहीं हुआ जैसा कि अभी जनरल कोचर बता रहे थे जितना कि इजराइल ने किया है। तो मुझे लग रहा है कि ईरान ने ये असेस किया होगा कि कितने दिन तक वो इस लड़ाई को लड़ सकता है, सस्टेन कितने दिन तक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक, हमले झेलना और हमले करना दोनों में खर्चा है। मौलाना रिजवी, क्या है इकोनॉमिक स्थिति इस समय ईरान की? और जैसा शरद जी बता रहे हैं या आशंका जाहिर कर रहे हैं कि शायद उतनी अच्छी नहीं है कि युद्ध जैसे हालात में सस्टेन कर पाए, सर्वाइव कर पाए बहुत लंबा समय। देखिए, इसका जवाब तो बहुत ही क्लियर है कि इस वक्त जो ईरान की इकोनॉमिकली पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ का जो करेंसी है वो रियाल में है, उसको अभी तुमान में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रियाल में है, जो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन मैं भारत एक्सप्रेस के तमाम पैनल के नहायत ही रिस्पेक्टेबल जो लोग हैं और आपकी पूरी टीम से मेरी एक गुजारिश है कि आप एक प्रोग्राम इस टॉपिक पर भी कीजिए कि आखिर ईरान से अमेरिका और इजराइल को दुश्मनी क्यों है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। ईरान ने
पूरी दुनिया का क्या बिगाड़ा है, किसका क्या नुकसान किया है कि चारों तरफ से एक बेचारे कमजोर मुल्क पर 45 साल से सैंक्शन लगाया हुआ है, और ईरान पर भी, और तो इजराइल शुरुआत जिसको आपसे, चाहता आप मुझे है, बताएं मौलाना उसके रिजवी, मारता क्या है। वजह है? पहले तो मैं सबसे ये पहले चाहता आप ही हूं बताएं कि ये क्या। टॉपिक बहुत अच्छा नहीं नहीं, होगा आप आपसे कि शुरुआत करते जालिम हैं आपसे जी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या है इस बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि फरवरी 79 में ईरान का जब इस्लामी इनकलाब आया था, तो उस मौके पर ईरान में मोहम्मद रिजा पहलवी जो वहाँ का किंग था, उसकी हुकूमत थी, उसका शासन था, और ईरान ने उसको इसलिए वहाँ से निकाला कि ईरान पूरी तरह से अमेरिका के चंगुल में था, और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर, एमडी, टीएम, जीएम और मैनेजिंग डायरेक्टर और जितनी बड़ी पर्सनालिटी थी, वो सब अमेरिकाई थे। यहाँ तक कि अगर कोई ईरानी किसी अमेरिका के कुत्ते को मार दिया करता था तो उस पर केस हो जाया करता था। ये सारे और बहुत सी बातें हैं कि इसको देखकर इमाम खुमैनी वहाँ पर क्रांति और इनकलाब लेकर आए, और उस इनकलाब का असर ये हुआ कि सबसे ज्यादा अमेरिका को चोट लगी, और उसके बाद जो है अमेरिका ने वहीं से ईरान के सत्ता को, ईरान के शासन को गिराने की कोशिश की, और उसके लिए उसने बहुत सी कोशिशें की। उन कोशिशों में एक कोशिश ये थी कि मोसाद का भी सहारा लिया गया। यहीं से इजराइल और ईरान की दुश्मनी की बुनियाद पड़ी, और वो सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। और न जाने कितनी मर्तबा वहाँ की हुकूमत को गिराने के लिए इन दोनों मुल्कों ने कोशिश की। इसी दुश्मनी का नतीजा है कि आज जो आप देख रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा 45 साल से सैंक्शन है। इंडिया में 1974 में, अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ, तो पोखरण में इंडिया ने जो बम टेस्ट किया था, एटम बम का, उसके बाद 17 दिन तक जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा। हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई थी। आप सोचिए कि 45 साल से जिस मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, आज वो जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, वहाँ की आपने जो बात हालत, कही हमारी हालत मौलाना बहुत रिजवी, अच्छी नहीं है। मौलाना मैं तो रिजवी ईरान का आपने जो बचाव बात रहता हूँ। कही, दरअसल जनरल कोचर तो शुरुआत में जब अपना पहले जवाब को छोड़ा था, तभी उन्होंने कहा था इसके मकसद पर और बात हो सकती है, और लगभग ये वही बात है जो आप बात कह रहे हैं। तो जनरल कोचर, मकसद। देखिए, मैं इस मौलाना साहब से एक चीज़ का जिक्र अपना करना चाहूँगा। आप ईरान ने ये जो असिमेट्रिक वॉरफेयर का डॉक्ट्रिन है, अगर आप इसको स्टडी करें, वॉर डॉक्ट्रिन ईरान का, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉक्सी वॉर के ऊपर अपना फोकस्ड है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह, हौथी और शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में है। और आपकी जानकारी के लिए, ईरान का जो बजट है वो पूरे साल में $800 बिलियन ये प्रॉक्सीज को दिया जाता है। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ईरान अपना जो लीडरशिप का जो डोमिनेंस है वेस्ट एशिया में कायम रखना चाहता है। सऊदी अरेबिया में भी आप जानते हैं, अरामको ऑयल फील्ड्स के ऊपर जब अटैक हुआ था, वो भी ईरान के थ्रू ही हुआ था। हमास का अटैक भी हुआ था, तो वो भी ईरान के थ्रू ही हुआ था, इजराइल में 7 अक्टूबर में। और हम जहां पर भी देख रहे हैं, अगर आप हिजबुल्लाह के पास देखिए कि उसके पास किस टाइप की मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। फतेह 110 मिसाइल ईरान की हिजबुल्लाह के पास है। ड्रोन्स शायद 136 हिजबुल्लाह के पास है। तो ये ईरान क्यों कर रहा है? और अगर ईरान ये करेगा कि इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा, यूएस के बेसिस पे अटैक होता है इराक का, वो भी आपके शिया मिलिशिया करवाते हैं, जो ईरान के जो भी लीडर्स हैं उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। और ये एक, मैं आपको एक सीक्रेट चीज नहीं बता रहा हूँ, ये आम जी जी ओपन मीडिया की बात है। तो जब एक देश इस तरीके की टेररिज्म को फैलाएगा, तो ऑब्वियसली उसके दुश्मन भी बनेंगे, और सुपर पावर भी कोशिश करेगा कि अगर इसके पास न्यूक्लियर आ गया, और अगर इसके पास ऐसी
क्षमता आ गई तो पूरा वेस्ट एशिया का बैलेंस आपका बिगड़ बहुत जाएगा। बढ़िया आपने ये बिंदु उठाया, क्योंकि ये एक दूसरी तस्वीर को भी दिखाता है। मौलाना रिजवी ने बताई चुनौतियां, लेकिन आपने बताया कि कुछ हद तक इसको इनवाइट करने वाला भी ईरान खुद है। सचिन जी, आप थोड़ा इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, जिम्मेदारी किसकी? क्या ईरान को घेरा जा रहा है या ईरान भी खुद जिम्मेदार? इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, मैं ईरान को और पाकिस्तान को एक ही बकेट में रखता हूँ। दोनों के अंदर जो बचकाना हरकतें करते हैं ना, वो ये है कि वो हर छोटी छोटी बात पे न्यूक्लियर अटैक्स करने की बातें करते हैं। अब ये समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। ईरान का जो एक न्यूक्लियर एम्बिशन है, वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि जब कोई कंट्री एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाती है अपना, और हर बात पे वो सिर्फ न्यूक्लियर टैक्स की बात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और अगर उनके पास हैं तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर वो कोई प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन प्रोग्राम्स को हमें स्थगित कर देना चाहिए। और सबसे दूसरी बात जो अचंभे की बात है, वो ये है कि जो ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान कर रहा है, वो एक सिविलियन प्रोग्राम के अंडर कर रहा है, जो कि अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरी बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे विश्व के अंदर एक आतंक का माहौल फैलाया है, उसी तरह जो ईरान है, ईरान ने जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएस और उनके अलाइज जैसे कि इजराइल है या सऊदी अरेबिया है, उनके ऊपर प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं या फिर वो डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। और ईरान ने इन पूरे इंस्टीट्यूशंस को, इन पूरे टेररिस्ट आउटफिट्स को एक फंडिंग करने पर काम किया, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमस हो, चाहे वो हुतीस हो, चाहे वो शिया हो। आप देखिए, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सब ईरान के फंड्स पे काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर भी जब पहलगाम का हमला हुआ था और जब इन्होंने आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा था, उनसे जो पूछा गया था कि आप कौन से धर्म से हैं, तो ये बिल्कुल वही फॉर्मेट था जो हमास का फॉर्मेट रहता है। अमेरिका और इजराइल ये भी समझते हैं कि कहीं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो ईरान है, वो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना चाहता है अपनी प्रॉक्सी वॉर्स कर करके। और ये भी देखा गया है, जैसे कि ईरान ने अक्सर मिसाइल स्ट्राइक्स करी हैं यूएस बेसिस पे इराक के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों जो अमेरिका है वो ईरान से खफा बैठा हुआ है, और यही रीज़न है कि ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, वरना अमेरिका का कोई रीज़न नहीं है कि इजराइल के पीछे आके इजराइल को सपोर्ट करेगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर साइबर वॉरफेयर करती रहती हैं, एक दूसरे के जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से उनके ऊपर अटैक करती हैं। जी जी। ईरान जो है वो चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक सुपर पावर बने। बस ये सचिन जी, ये पॉइंट है, खत्म कर सके। ये बड़ा अहम पॉइंट है। जी जी, मैं इस पर आता हूं, थोड़ा और चीजें आपसे समझूंगा, लेकिन मौलाना रिजवी, बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई। उसमें एक तरफ फंड की कमी, दूसरा इतने सारे संगठन ईरान के ही फंड पर या उसकी फंडिंग से चलते, पहली चीज। दूसरा, एक होती है दुनिया और एक होती है इस्लामिक दुनिया। ये इस्लामिक दुनिया को अलग लेकर चलना और दुनिया को अलग लेकर चलना, ये भी क्लैश की वजह चलता है। बहरहाल, आपने दोनों मेहमानों को सुना, आपकी राय क्या है इस पर जो भी बिंदु रखे गए? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँ कि जो दहशतगर्दी और टेररिज्म की बात हो रही है, अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दहशतगर्दी को गोया जन्म दिया है, वो अलकायदा है। और अलकायदा के हेड का नाम है उसामा बिन लादेन। और जाइए, जाकर आप चेक कर लीजिएगा, वरना मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। उसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला अमेरिका है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। वो अमेरिका है। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पैदा किया है। तो ये जो अमेरिका कहता है ना कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ हूँ, तो वो जो है उसकी दोगली पॉलिसी है। अभी जो जोलानी इस वक्त सीरिया में है, ये भी ISIS मैं सर मानता हूं, लेकिन क्या दो गलत मिलकर अमेरिका की यहाँ कोई इजराइल का पूरा सपोर्ट उसको हासिल है। मौलाना रिजवी, यहाँ अमेरिका की कोई पैरोकारी नहीं करता, अमेरिका का कोई पैरोकार नहीं, उसकी खामियां, उसकी गलतियां सबको पता है। अभी देखिए, मैं एक छोटी सी बात पूरी कर दूं, छोटी सी। जी, मैं ईरान नहीं है बल्कि अमेरिका। मैं आपकी बात का एहतराम करते हुए एक छोटी सी बात, आपको सबसे बड़ा, मैं एक छोटी सी बात पूरी कर दूं। जन्म देता है वो अमेरिका है, और जिस जगह मैं आपकी बात समझ गया, तैयार की जाती है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आपको दहशतगर्द मिलेंगे, और वहां की जो तंजीमें हैं ये सब अमेरिका से फंडेड हैं।
लिहाजा इस वक्त अगर कोई मुल्क जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी फैला जी रहा जी, है वो पाकिस्तान है, ये दुनिया जानती है। हम जानते हैं इसमें जो मौलाना है रिजवी, कि एक मिनट, ईरान का हाथ ना के बराबर है या नहीं है। मौलाना रिजवी, मैं बस एक चीज जोड़ दूं, आप ही कंटिन्यू करिएगा, मैं एक चीज जोड़ दूं। हम सब जानते हैं अमेरिका की भूमिका, तालिबान, पाकिस्तान। अभी देखिए ना, आप दूर मत जाइए, पाकिस्तान के प्रति ये जो अचानक से सॉफ्ट कॉर्नर आया भारत के साथ इतने अच्छे रिश्तों के बीच में, उसकी वजह है उसका अपना मतलब। अमेरिका अपने मतलब से चलता है, लेकिन क्या दो गलत मिलकर एक से, अमेरिका ने ये गलत किया, लेकिन हम बात कर रहे थे कि हिजबुल्ला, हूती, अमेरिका गलत कर रहा था और करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए ईरान की दुश्मनी अमेरिका से है कि अमेरिका, तो क्या हिजबुल्ला को बनाना उसकी मजबूरी हो जाती है? जिस दिन उसके सामने सर झुका देगा, जैसे कि कज़ाफी ने किया था, जैसे कि और कंट्री ने किया था, वो भी उसका महबूब बन जाएगा। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि वो अमेरिका जो है, आपको कितने लोग जानते हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपके पैनल से, पूरी दुनिया से, बल्कि कितने लोग जानते हैं कि हिजबुल्लाह का वजूद कब आया और क्यों आया? मैं आपको बताता हूँ कि हिजबुल्लाह जो है, ये कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई है। हम सब जानते हैं कि 1948 में 1948 में जो जंग हुई थी, जिसमें इजराइल को कामयाबी मिली थी, उस जंग के बाद साउथ लबनान पे इजराइल ने कब्जा किया था। और साउथ लबनान जो है वो शियों का इलाका है, और वहां पर इजराइल ने जो कब्जा किया था, तो वहां पर जो जुल्म किया, मैं उसको नकल नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन बातों को नकल करूं कि वहां पर कितना जुल्म हुआ था। जब जुल्म हुआ है किसी की माँ बहनों के साथ जो है ये काम होगा, तो जाहिर सी बात है चींटी भी जो है जब हाथी के पैर के नीचे आती है तो अपना डिफेंस करती है। ये वो मजलूम लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं कि जिनकी औरतों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। चलिए, मैं इसको इसी एंगल से समझता हूं। मैं आपकी बात को, ईरान की क्रांति के पहले जो है, ये बात सही है, ये बात सही है मौलाना रिजवी, कि हम भारत में बैठकर या दुनिया के किसी कोने में बैठकर ईरान, इजराइल ये मसले नहीं समझ सकते। जो झेलता है वही जानता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मैं बस एक मिनट, इस पे थोड़े पॉइंट आ जाएंगे। मैं और आप मौलाना रिजवी, मैं और आप आधे घंटे अकेले बात कर सकते हैं। महान भारत ने भी हिजबुल्लाह को और हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा है। जी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि ये बेचारे जो मजलूम हैं, जो अपने वजूद के लिए जंग कर रहे हैं, वो हमास के लोग। मैं आपकी बात समझ गया मौलाना रिजवी, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, प्लीज 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 प्लीज, भावनाओं को थोड़ा थामे आप। एक मिनट रुके आप मौलाना रिजवी, आप एक मिनट रुकें आप। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बात को आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन पूरा एक पैनल मौजूद, मैं आप आधा घंटा 1 घंटा हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, हम दोनों बात कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके पॉइंट आएंगे तो एक अलग व्यू पॉइंट भी मिलता है। मैं शरद जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक छोटा कमेंट जनरल कोचर मैं आपका चाहूंगा इस बात पे कि हिजबुल्लाह क्या कोई एक मजबूरी या मजबूरी से पैदा हुआ संगठन हो सकता है? और फिर ये जो जिसको स्यूडो वॉर, छद्म युद्ध आप लोग कहते हैं, उस युद्ध को लेकर आपकी सोच क्या है? क्योंकि मौलाना रिजवी एकदम एक अलग तस्वीर रख रहे हैं जो आप लोगों ने बताई थी, सचिन जी ने, आपने। देखिए, आप अगर इसको जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, मौलाना जी का अपना एक व्यू पॉइंट है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसी उसमें नहीं है। बट आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि जब एक दुश्मनी पैदा होती है दो देशों के बीच में, जैसे ईरान और इजराइल के बीच में एक दुश्मनी है, उस दुश्मनी की बुनियाद क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और इसको मौलाना जी को इसके ऊपर भी सोचना एक्चुअली पड़ेगा। एक इतना छोटा सा देश जो पूरा अपना घिरा हुआ है, आपको उस देश के साथ क्या दुश्मनी है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा करते हैं हिजबुल्लाह, जो लेबनान में क्यों पैदा की इस ऑर्गेनाइजेशन को? क्योंकि आपके इसके साथ लैंड बॉर्डर्स नहीं है इजराइल के साथ, आप इसको डायरेक्ट चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपने साउथ लेबनान को एक ऐसे एरिया में अपने हिजबुल्लाह को पैदा किया जहां से इजराइल के ऊपर आराम से वार हो सकता है। 2 लड़ाइयां हो चुकी हैं, 2006 की भी लड़ाई है, उसके पहले भी की भी लड़ाई है, जिसमें हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई है। तो जब आप इसका बुनियादी
इसको असूल पे आएंगे तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप दुश्मनी रखेंगे तो उस दुश्मनी को आपको भी झेलना पड़ेगा। जी। और जब आप उनको अटैक करेंगे, लेबनान में इतने ये घमासान स्ट्राइक्स हुई हैं, हिजबुल्लाह ने इसको की हैं और इसको लोगों को मारा है, इजरायलीज को भी मारा है, सिविलियंस को भी मारा है। जब आप इस तरीके की चीजें करेंगे किसी देश के साथ तो लाजमी है कि वो भी देश आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेगा। ठीक। और जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, अमेरिका की बात मैं यहाँ पे इसको नहीं एक्चुअली करना चाहता बिकॉज अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम बस करता यस, है। आप मेरे बिल्कुल जो मेरे दिमाग में अगली चीज चल रही थी, शरद जी के पास जाते जाते वहां पर आप बात को ले आए। शरद जी, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि ठीक है, इजराइल की चुनौतियां हम जानते हैं, यहूदियों की, इनफैक्ट यहूदी बहुत लंबे समय से झेलते आए, फिर इजराइल, फिर उसके बाद फिलिस्तीन, इजराइल, फिर उसके बाद आसपास के देश, और एक पूरा ही एक अलग दुनिया बन गई। और मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है वो पूरी दुनिया का सबसे मशहूर तनाव बना, और आज से नहीं है, और इतिहास में गहरे जाएंगे तो और आपको पहले से यह तनाव देखने को मिलेगा। लेकिन शरद जी, इसमें अमेरिका जहां जहां कहां नहीं गया, देखिए तो सही आप, अफगानिस्तान जाना है उसे, इराक जाना है उसे, जहां मौका मिल जाए वहां पर कूद। ये अमेरिका का क्या है, क्या मामला, क्या भूमिका है? देखिए डॉक्टर प्रवीण, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे हैं। तो आपका चैनल की पहुंच मैं मानता हूं कि बहुत है, बहुत दूर तक जाता है। तो हमें कोई भी बात बड़ी जिम्मेवारी से बोलनी चाहिए। हमें, मुझे लगता है कि एक तरफा बयान नहीं करना चाहिए। एक पुरानी कहावत होती है भारत के गांव में दूर दूर तक, कि जब भी कहीं लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं गलती दोनों की होती है। अब एक तरफा आप नजरिए से देखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, पर उसके तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दोनों पक्षों की गलती मिलेगी, तभी वो लड़ाई छिड़ती है। वरना एक पक्ष गलती करे, एक ना करे, तो फिर तो लड़ाई हो ही ना। लड़ाई तभी होती है। तो मुझे लगता है हमें एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलना चाहिए। भारत का उतना ही ईरान दोस्त है जितना कि इजराइल दोस्त है। और हिजबुल्लाह का जन्म कहाँ हुआ, हमास का कैसे हुआ, हूती का कैसे हुआ, इसके पीछे मौलाना साहब ने जो स्टोरी बताई वो भी सच है, जो जनरल कोचर ने कहा, सचिन ने कहा, वो भी सच है। पर मुझे लगता है कि अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ये बात अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझे लगता है उसको अपनी जियोपॉलिटिक्स और उसको थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। और बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई, बहुत थोड़ी सी आपको पता लग जाएगा। अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हर जगह पहुंच जाता है अपनी शक्ति को दिखाने, अपने साइज को दिखाने, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। और दुनिया की बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की उसमें हित जुड़े हुए हैं या कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो बीच में दो देश बेचारे बीच में आ जाते हैं, वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो अमेरिका का ये जो रवैया है, अब ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और आजकल जो अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां तो बहुत कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ, मैं बिना नाम लिए बोलूंगा, कभी कुछ बयान आ जाता है, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। तो मुझे लग रहा है कि हमें अमेरिका के व्यू पॉइंट को, आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी है, अमेरिका के व्यू पॉइंट को, अमेरिका के हितों को और अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, इसको देख के देशों को निर्णय लेना चाहिए, उनको बह नहीं जाना चाहिए। और ये बात पे मैं बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा, आपका चैनल बहुत जिम्मेवार है कि हमें कभी भी एक तरफा व्यू इस पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि भारत ने अभी तक ये कहीं नहीं कहा है, कहीं नहीं बोला है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम ईरान के खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे लगता है हमको भारत सरकार का जो व्यू पॉइंट है उसको लेके चलना चाहिए। क्योंकि निजी तौर पर हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की, हम, हमारी ओपिनियन हो सकती है, पर हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम किसी एक के साथ खड़ा हो जाए। हो सकता है जो इजराइल कर रहा हो वो गलत है, हो सकता है जो ईरान ने किया है वो गलत है, परंतु जब तक हमें क्लियर पॉइंट नहीं मिलता है कि हमारा देश कहां खड़ा हुआ है, हमें इस पे बहुत जिम्मेदारी से व्यू पॉइंट रखना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शरद जी जो आप कह रहे हैं। सचिन भाई, ये सचमुच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक इजराइल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, ये भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया को देखेंगे, आम लोगों से बात करेंगे तो इजराइल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। हाल के दिनों में हमारे कुछ संबंध जो है वो अपेक्षाकृत और ज्यादा मधुर और ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन उनके जो अपने लंबे समय से चले आ रहे युद्ध है, उनसे हमारा सरोकार नहीं, हम युद्ध के कभी भी पैरोकार नहीं रहे। बट आप इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत में ये जो सेंटिमेंटल एक दिमागी सोच बनी है, इसको कैसे देखते हैं कि आप सरकारें तटस्थ हो सकती हैं, लोगों को कैसे तटस्थ होना चाहिए और उनका इंक्लिनेशन अगर एक तरफ है तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के अंदर जो अभी शरद भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के इसमें क्या इंटरेस्ट है। जो अमेरिका इस पूरे
सिचुएशन में कूद के आ गया है। भारत के अंदर कहीं ना कहीं इजराइल को अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्केट किया गया है इंडिया के अंदर, और चाहे हमें इजराइल के साथ हमारे बिजनेस एंगेजमेंट्स हो, ट्रेड रिलेशनशिप्स हो, पर ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ ही हैं। हमारा 80% जो कच्चा तेल है वो ईरान से इंपोर्ट होता है, तो हम ईरान भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इजराइल है। इजराइल के साथ हम अपने वेपन्स की ट्रेड करते हैं, और हमारा लार्जेस्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो शायद इजराइल ही है। लेकिन इंडिया के अंदर पिछले 3-4 साल या 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं इजराइल को लेके ऐसा पॉजिटिव बिल्डअप किया गया है कि इजराइल जो है वो एक विक्टिमाइज कंट्री है, और कहीं ना कहीं जो इजराइल की जो प्लेसमेंट है वो तकरीबन 45 इस्लामिस्ट देशों के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो अपना हर चीज़ को लेके थोड़ा सा एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इस्लामिस्ट व्यू नहीं रहता है। और इसी चीज़ को लेके शायद इंडिया के अंदर, जो इंडिया की आवाम है उसके अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के रिलेशनशिप्स, हमारे ट्रेड जो हैं वो दोनों के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान थोड़ा सा इस सिचुएशन में डामाडोल रहता है, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेजाइल है, थोड़ी सी थॉट प्रोसेस फ्रेजाइल है। कहीं पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो अपना रेड सी का रास्ता रोक देते हैं। हम अपना ट्रेड नहीं कर पाते हैं। हम कितना एक्सपोर्ट अफ्रीका और अमेरिका में करते हैं, हम वो नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उससे एक ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब होता है। और क्योंकि ट्रेड डिस्टर्ब जब होता है, इसका एक कारण मुझे समझ में आता है, वो कारण मैं मौलाना रिजवी के सामने सीधे सीधे रखूं। मौलाना रिजवी, सवाल यही है, ईरान, मैंने आपसे वो सवाल पहले भी पूछा है, फिर से रखता हूं, दुनिया और इस्लामिक दुनिया, इनका भेद क्या ईरान की भूमिका को थोड़ा अलग कर देता है? मैं सबसे पहले डॉक्टर परवीन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना अच्छा पैनल रखा है, वरना मैं और भी डिबेट में रहता हूं तो वहां पर ऐसी बातें होती हैं कि बहुत तकलीफ होती है। और तमाम लोगों ने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि कुछ लोग हैं जो इजराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को आतंकवादी कह रहे हैं, 1-2-4 हजार लोगों को उसने मारा है, तो उसको भी आतंकवादी कहिए जिसने हजारों को मारा है, जिसने उनको उनके घर से निकाल के बाहर कर दिया। ठीक। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के लोग जो अपने घरों में रहा करते थे, उनको जो है घरों से बाहर कर दिया, और कोई नहीं है कि जो मौलाना रिजवी, हम अमेरिका, मैंने तो पहले ही कह दिया, पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया, अमेरिका की पैरोकारी कोई नहीं। मेरा एक सवाल है, क्योंकि समय सीमित है, समय बहुत सीमित है सर, फैसला नहीं होना चाहिए, समय मेरे पास सीमित है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, मैं इसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मुझे यह बताएं मौलाना रिजवी, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं आपको सुन भी रहा हूं इतनी देर से, इस्लामिक दुनिया और आम दुनिया, इसका भेद ईरान के स्टैंड को थोड़ा अलग कर देता है? देखिए, जो सच्चाई है वो यही है कि ईरान जो है इस्लामी जमहूरिया ईरान है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ईरान है। जब इस्लामिक लगा हुआ है, लेकिन ईरान का जो इस्लाम है और मुल्कों का जो इस्लाम है, दोनों में फर्क है। ईरान का इस्लाम वो है कि जो ISIS को जो है वाजिबुल कत्ल कहता है। अयतुल्लाह खामेनी ने कहा था, फतवा दिया था कि ये वाजिबुल कत्ल है ISIS को, उन्होंने अल-कायदा को वाजिबुल कत्ल कहा। तो एक ये इस्लाम है, वो भी इस्लाम है। तो इस्लाम तो 2 तरह के हैं, मुसलमान सब अच्छे हैं। वो मैं किसी दिन आपसे समझूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं इसको डिटेल में समझूंगा। जनरल कोचर, अब क्योंकि संक्षेप में थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जनरल कोचर, ये क्या धर्मों की लड़ाई ज्यादा दिखाई देती है? क्योंकि मैं देख रहा हूं दुनिया का इतिहास, मानवता का इतिहास इसी से अटा पड़ा है। यहूदी, इस्लामिक, हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, इनका झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है। उसकी शक्ल सूरत आप इजाजत दे दो, मैं एक बात कह दूं प्लीज, मुझे एक आधा मिनट दे दीजिए आप प्लीज। मैं एक बात ये कह दूं कि ईरान के पार्लियामेंट में जो लोग कहते हैं कि ईरान जो है वो हिंदू मुस्लिम करता है या मुस्लिम नॉन मुस्लिम करता है, ईरान के पार्लियामेंट में मैं आपको कहिए तो नाम दे दूंगा, आप उससे वो ले लीजिएगा। वहां पर जो है यहूदी भी MP है, वहां पे ईसाई भी MP है, वहां पे मैं मान गया। आपने ईरान को जिस तरीके से रखा उससे समझ में आ गया। आप कह रहे हैं पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, सब मान लिया मैंने, मैं समझ गया आपकी बात। जनरल कोचर, बट आपका स्टैंड, मैंने सवाल पहले ही रख दिया, समय क्योंकि कम है मेरे पास। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा प्रवीण जी। आई वुड टू, क्योंकि मैं एक फौजी हूं, तो मैं एक पॉलिटिशियन और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूँ। गवर्नमेंट की लाइन मैं इसको यहाँ पे नहीं इसको एडवोकेट कर रहा।
मैं एक सिंपल सी चीज आपको बोलता तो आज आप और इजराइल के बीच में जिस तरीके के रिलेशंस हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर में स्पाइस हैमर और आपने इसको ड्रोन्स इजराइल के देखे, तो ये जो कॉपरेशन है ये बहुत स्ट्रांग है इजराइल और इंडिया के बीच में। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, कोई भी देश ने हमको बफोर्स एम्यूनिशन नहीं दिया था इजराइल के सिवा। वी कैन नॉट डाउनग्रेड आवर रिलेशनशिप विद इजराइल जस्ट बिकॉज ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई, और ईरान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं चाबार पोर्ट में हमारा एक लीज एग्रीमेंट है उनके साथ 10 साल के लिए, और एक हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी उसको मैनेज करती है। तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए, वी आर नॉट टेकिंग साइड्स इन दिस वॉर, वी आर न्यूट्रल। और हम ना तो ईरान के इस पक्ष में बोल रहे हैं और ना हम इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इस लड़ाई को जल्दी से खत्म कीजिए, बिकॉज़ ये हमारा स्टैंड रहा है। और हमने ये भी देखा, हमने तो फिलिस्तीन वाले मामले में भी यही स्टैंड रखा था। शरद जी ये युद्ध मतलब आपको क्या लगता है, क्या ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रहेगा या थोड़ा आगे एस्केलेट होगा? समय बहुत कम है शरद जी। लग रहा है अभी जो हालात हैं, अगर आयतुल्ला साहब सामने नहीं आए या जो भी अमेरिका चाहता है, एस्केलेट हो सकता है। बाकी इस युद्ध के परिणाम पूरे दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते दिखेंगे, दुनिया भर में महंगाई बढ़ती दिखेगी, आपको सामान की शॉर्टेज होती दिखेगी। मुझे लग रहा है इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों देशों को बैठ के बात करनी चाहिए, जो भी मुद्दे उनको सुलझाना चाहिए, वरना आपके और हमारे हित में ये युद्ध कतई नहीं होने वाला। इस बात पे सचिन जी क्लोजिंग कमेंट। सचिन जी क्लोजिंग कमेंट। देखिए, सभी पैनल्स ने क्लोजिंग कमेंट दिए। मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि दोनों ही हमारे पार्टनर्स हैं, दोनों के साथ हम ट्रेड करते हैं। जो इजराइल है, इजराइल ने हमारे को ऑपरेशन सिंदूर की तरह, जैसे जनरल साहब ने कहा, बहुत सपोर्ट किया अपना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि इस पूरे सर्कस का रिंग मास्टर अमेरिका है, और हमने देखा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका का फोकस सिंपल एक है कि पूरी दुनिया को आपस में भिड़ा के रखो। उस पर शरद जी ने बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया, मागा जो है उस पर बहुत जानकारी दी, पर मुझे समझ में आ गया है बहुत से पहलू हैं। हम तो चाहते हैं युद्ध खत्म हो, लेकिन अभी हालात नहीं लग रहे हैं, तो आने वाले दिनों में चर्चा होती रहेगी। लेकिन बड़ा शानदार पैनल था। जनरल कोचर आपका बहुत धन्यवाद, मौलाना रिजवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शरद जी और सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।